आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में और ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक बहुत पुरानी और बहुत वाइड स्प्रेड डिजीज है और ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और वो प्रोटोजोआ कौन है? वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और ये स्प्रेड होता है एक मॉस्किटो के काटने से, जिसकी जो स्पीसीज है वो है एनोफिलीज। मलेरिया एक वर्ल्ड वाइड डिजीज है। दुनिया की लगभग आधी आबादी मलेरिया से एट रिस्क है, खतरा है उनको। मलेरिया के अधिकांश मामले या उनकी जो डेथ्स होती हैं वो सब सहारा अफ्रीका में होती हैं। इसके अलावा एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्से भी इससे प्रभावित हैं। अगर भारत की बात करें तो मलेरिया भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, विशेष रूप से प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा केसेस भारत में इसी के होते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकती हैं। इनके बारे में भाई आगे स्टडी करने वाले हैं। अगर हम देखें कि पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम और इसकी 4 स्पीसीज है मेनली जो मनुष्यों को प्रभावित करती हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम ओवे। भारत में होने वाले जो मलेरिया है वो लगभग 50% प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम के कारण होते हैं। इसके अलावा 4 से 8% मिक्स इन्फेक्शन भी होता है और 1% जो उससे भी कम जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम ओवेल है वो नॉर्मली मनुष्यों में कम देखा जाता है। जस्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, वहां पर वो केसेस देखे जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये स्प्रेड कैसे होता है? तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो मलेरिया वेक्टर बोर्न डिजीज है या ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी होता है। ठीक है ना? वेक्टर बोर्न डिजीज मुख्य रूप से मलेरिया ही है। इसके अलावा और केसेस हैं जैसे उनके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। कुछ वीडियोस आपके आ चुके हैं वेक्टर बोर्न डिजीज की। मलेरिया जो है वो अगर हम वेक्टर ट्रांसमिशन की बात करें तो मादा एनोफ्लीज यानी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। इसकी काफी स्पीसीज होती हैं जो इसको स्प्रेड करती हैं। एक जो मॉस्किटो है वो यदि इन्फेक्ट हो गया, ये ध्यान रखें कि वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड होना चाहिए। नॉर्मल यदि एक मादा एनोफ्लीज काटती है तो उससे मलेरिया नहीं होगा। यदि वो मॉस्किटो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है मलेरिया से, मलेरिया का स्पोरोजोइड्स उसके अंदर है, उसके लार ग्रंथियों में, तो जब वो काटेगी तो मलेरिया होगा। एक मच्छर अगर इन्फेक्टेड है तो वो अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों को बीमार कर सकता है। दूसरा जो ट्रांसमिशन का तरीका है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और डायरेक्ट ट्रांसमिशन एक बार से ये हम कह सकते हैं कि ब्लड बोर्न होता है। हाइपोडर्मिक, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस कोई भी इंजेक्शन दिया जाए जिसके साथ ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स इंजेक्ट किए गए हों। एग्जांपल हम लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जिस रोगी का ब्लड लिया गया है, जिस डोनर का ब्लड लिया गया है, उसको यदि मलेरिया है तो वो मलेरिया हेल्दी रेसिपिएंट में चला जाएगा, क्योंकि ये जो पैरासाइट है ये स्टोर्ड ब्लड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो जो ब्लड बैग है उसमें 14 डेज तक इन्फेक्टिव रहता है। तो ये एक रिस्क है। अब आता है कि साइन और सिम्टम क्या होंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बुखार है वो मलेरिया का है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो है एक चक्रीय सिस्टम बुखार का, एक साइकिल होता है बुखार का कि बुखार आया जिसमें 3 स्टेजेस हैं, जिसमें कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज है, और फिर एक पीरियड आता है जब बुखार नहीं होता है, बट कुछ समय बाद फिर सेम साइकिल रिपीट हो जाता है। तो ये कार्डिनल सिम्टम होता है मलेरिया का। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है कोल्ड स्टेज, उसमें क्या होता है। कोल्ड स्टेज में बुखार शुरू होती है, उसके साथ साथ सर दर्द, जी मचलाना और ठंड लगना। ठंड लग के बुखार आती है, ये सब लोगों को पता है। और इतनी ठंड लगती है कि कंपकंपी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तापमान तेजी से बढ़ता है, राइगर शुरू हो जाता है, कंपकंपी होती है, रोगी
2-3 रजाइयां तक ओढ़ लेता है, ठीक है। और जो हेडेक होता है वो काफी तेज होता है, इवन वोमिटिंग भी हो सकती है हेडेक के साथ। शुरुआती अवस्था में स्किन ठंडी होती है पर धीरे धीरे वो गर्म हो सकती है। पल्स काफी तेज चलती है पर कमजोर होती है, और यह अवस्था 1 घंटे या उससे कम, 1/4 घंटे से शुरू होकर 1 घंटे तक वो रह सकती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉट स्टेज। इस अवस्था में रोगी को गर्मी का एहसास होता है, ठीक है ना, क्योंकि बुखार उतरना शुरू होता है, पसीना आता है। वो जो नेक्स्ट स्टेज में है उसमें बुखार जैसे उतरना शुरू होगा तो रोगी को ठंड गायब होगी, गर्मी लगेगी, और वो कपड़े जो उसने ओढ़े हुए हैं वो उतारना चाहेगा। टच करेंगे तो अभी भी स्किन गर्म होगी, बुखार धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। तेज हेडेक होता है बट वोमिटिंग इसमें नॉर्मली नहीं होती है। रेस्पिरेटरी रेट, पल्स दोनों तेज होते हैं। यह अवस्था 2 से 6 घंटे तक रह सकती है। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है, स्वेटिंग स्टेज। पसीना आता है बहुत तेज और बुखार उतर जाती है। तापमान तेजी से नीचे आता है, त्वचा ठंडी हो जाती है और नम होती है, मॉइस्ट होती है, और जो पल्स रेट होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। रोगी आराम महसूस करता है और उसको नींद भी आ जाती है। वो सोने की कोशिश करता है तो उसको नींद आ जाती है। यह अवस्था लगभग 2 से 4 घंटे रहती है। उसके बाद जो समय आएगा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं पॉज का टाइम आ जाता है, और पॉज में बिना बुखार के रोगी रहता है, आराम करता है, बट कुछ समय बाद फिर से वो साइकिल शुरू होता है। ये जो साइकिल आता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस, कौन सा पैरासाइट गया है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए तीसरे या चौथे दिन ये साइकिल रिपीट होता है। बुखार के अलावा स्प्लीन का एनलार्जमेंट इसमें देखा जाता है कॉम्प्लिकेशन के रूप में मलेरिया में, या एनीमिया हो सकता है जिसे हम सेकेंडरी एनीमिया कहते हैं, एसोसिएटेड विद मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो संक्रमण है उसमें इनिशियल स्टेज में जो बुखार है वो लगातार भी रह सकती है, अनियमित हो सकती है, बट कुछ समय बाद 48 आवर की पीरियडियोसिटी यानी जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है। जिनकी प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर होती है उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग ये बहुत ज्यादा होती है। डिलीजियम की कंडीशन आ जाती है, दौरे आ सकते हैं रोगी को, हीमोलाइटिक पीलिया हो सकता है और एनीमिया हो सकता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती हैं। इसमें सेरिब्रल मलेरिया, एक्यूट रीनल फेलियर, लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है। जीआईटी संबंधी लक्षण होते हैं। जीआईटी संबंधी लक्षण मतलब वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है, निर्जलीकरण हो सकता है, रोगी कोलैप्स भी हो जाता है। एनीमिया, ब्लैक वाटर फीवर आदि इसके लक्षण होते हैं। ब्लैक वाटर फीवर का मतलब होता है यूरिन जो है वो डार्क आता है बहुत ज्यादा। मलेरिया के अन्य रूपों की तुलना में जो मृत्यु दर है वो फैल्सीपेरम की अधिक होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल और मलेरियाई का जो संक्रमण है उसकी जटिलता सामान्य होती है। केवल एनीमिया, स्प्लिनोमेगेली, लिवर एनलार्जमेंट और जो किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स है, जटिलताएं हैं, वो हो सकती हैं। अब आता है कि इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में मुख्य रूप से माइक्रोस्कोपी है जिसमें स्लाइड्स बनाई जाती है। 2 प्रकार की स्लाइड्स बना सकते हैं। एक स्लाइड के ऊपर ही बनाते हैं, प्रिक करके ड्रॉप लेकर, और एक ही स्लाइड के ऊपर 2 टाइप की फिल्म बनाते हैं, एक थिन और एक थिक। पहले थिक में चेक करते हैं फिर थिन में चेक करते हैं। थिक में वैसे चांस होते हैं कि मलेरिया पैरासाइट दिखाई दे जाता है, अगर वो दिखाई देता है तो पॉजिटिव है, नहीं तो फिर वो नेगेटिव हो सकता है। फिर थिन में चेक करते हैं। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हैं, बट सीरोलॉजिकल टेस्ट लगभग 2 हफ्ते बाद पॉजिटिव आता है, तो उस समय इसका ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि तब तक या तो मरीज कॉम्प्लिकेशन में जा चुका होता है या ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो ठीक हो चुका होता है। बट इसका जो रिसर्च करते हैं या जो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है उसमें इसका यूज हो सकता है कि पता लग जाए कि कौन कौन कितने लोगों को मलेरिया हुआ है, क्योंकि पास्ट में यदि मलेरिया हुआ है तो भी वो पॉजिटिव काफी समय तक ये टेस्ट आता रहता है। तीसरा टेस्ट है, आजकल रैपिड किट्स आ गई हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मलेरिया, जिसमें एक ड्रॉप ब्लड की यूज होती है, डिपस्टिक मेथड इसको बोलते हैं, और उससे तुरंत रिजल्ट भी मिल जाता है।
कई प्रकार के किट अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से ज्यादातर जो है वो केवल प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को आइडेंटिफाई करती हैं, बट कुछ हैं जो अन्य परजीवियों का भी पता लगा सकती हैं। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में यदि देखें तो वो भी एक स्पेशल एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि किस प्रकार से मलेरिया का ट्रीटमेंट करना है। उसमें दो प्रकार की ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है, डिपेंड करता है कि कौन सा मलेरिया है। यदि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण मलेरिया है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ये होगा कि एक तो क्लोरोक्विन टेबलेट देंगे, पहले दिन 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, दूसरे दिन भी 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट और तीसरे दिन वो देते हैं 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और इसके साथ प्राइमाक्विन देते हैं 14 दिन के लिए 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और यदि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण मलेरिया है या प्लाज्मोडियम मलेरियाई के कारण है तो उसका ट्रीटमेंट शेड्यूल अलग है, वो 3 दिन का है। डे 1 आर्टिसोनेट टेबलेट है 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और इसके साथ सल्फाडॉक्सिन 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट और पायरीमिथामाइन 1.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। दूसरे दिन आर्टिसोनेट 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट और इसके साथ प्राइमाक्विन देते हैं 0.75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और तीसरे दिन केवल आर्टिसोनेट 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो ये ट्रीटमेंट रहेगा फैल्सीपेरम और मलेरिया का। मुख्य ध्यान फिर से प्रिवेंशन पे देते हैं, क्योंकि यदि हम प्रिवेंट कर पाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस को भी रोक पाते हैं। प्रिवेंशन में सबसे बड़ा रोल है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर मलेरिया के केस कम होंगे तो एनोफ्लिज आम आदमी को काटेगी तो जो मलेरिया है वो स्प्रेड नहीं होगा, बट मलेरिया वाले रोगी को काटेगी तो वो मलेरिया स्प्रेड कर सकती है। तो जितने कम रोगी होंगे उतना ही स्प्रेड के चांसेस कम होंगे। तो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, और मलेरिया को रोकने के लिए मच्छरों का नियंत्रण करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। मलेरिया की रोकथाम के लिए जो मॉस्किटो नेट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं ताकि वो काटे नहीं, और इसके लिए कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी का भी यूज कर सकते हैं ताकि वो मच्छर मर जाए। इसके अलावा प्रजनन स्थलों का उन्मूलन कर जो ब्रीडिंग प्लेसेस है मॉस्किटो के उनको खत्म करके हम लार्वा को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, मार सकते हैं। उदाहरण के लिए जो भी जल संग्रह क्षेत्र हैं जहां पर जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको भर देना मिट्टी से या उसको खाली कर देना, और जो चलने वाली नहर जो है नाले या नहर हैं उसमें पानी का प्रवाह तेज कर देना, क्योंकि स्लो रुका हुआ पानी है वहां पर ये मच्छर ज्यादा पैदा होता है। तो फ्लो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको फ्लो को तेज करना है। इसके अलावा लार्वा को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल जो यूज है गंबूसिया फिश का वो हम कर सकते हैं। जहां पर पानी रुका हुआ है, कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां गंबूसिया फिश डाल सकते हैं, वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। उसके बाद आता है कीटनाशकों का इंडोर छिड़काव, जिसको हम बोलते हैं IRS यानी इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। ये एडल्ट मच्छरों को मार सकता है सिस्टम। यह विधि काफी प्रभावी है और ज्यादातर देखा जाता है कि जब ये मॉस्किटो रेस्ट करता है दिन में तो उस दौरान घर के अंदर इसका छिड़काव किया जा सकता है। वेक्टर कंट्रोल में विशेष उपकरणों का उपयोग करके आउटडोर फॉगिंग भी की जा सकती है, वो भी काफी प्रभावी होता है। इसमें हवा या जमीन पर उपकरणों के द्वारा फॉगिंग करते हैं। अल्ट्रा लो वॉल्यूम कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और यह भी काफी प्रभावी होता है। इसके अलावा सुबह शाम ये मच्छर ज्यादा काटता है, एनोफ्लिज मच्छर, इसलिए ये ध्यान रखना है कि उस समय हम बाहर कम जाएं, और यदि जाना हो तो लंबी बाजू वाले लंबी स्लीव्स के कपड़े पहने, लंबे ट्राउजर्स पहने। त्वचा पर मच्छर भगाने वाली मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लगाएं, दरवाजे खिड़कियों पर नेट्स लगाएं, और नेट्स नहीं है तो उनको बंद करके रखें, तो हम मच्छरों को काटने से बच सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। वहां आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। जो टॉपिक आपको चाहिए वहां सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।